सस्पिशियस अबाउट द रिफॉर्म्स। सस्पिशियस का मतलब होता है जब कोई भी इंसान को ऐसा फील होता है कि कुछ चीज़ गलत हुई है उनके साथ में, उसे सस्पिशियस कहा जाता है। When William Bentinck came to India, liberal thinking was getting its stronghold in England. जब विलियम बेंटिक इंडिया आए थे तो एक लिबरल थिंकिंग जो है वो इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा होने लग गई। दिस वे ऑफ थिंकिंग स्लोली रीच्ड इंडिया, और इस तरीके की जो थिंकिंग थी वो हमारे इंडिया तक भी धीरे धीरे पहुंचने लग गई। द ब्रिटिश रूलर्स स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। अब जो ब्रिटिश रूलर्स थे, जो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे ये इंटरेस्ट दिखाने लगे, वो हमारे इंडिया के जो लोग हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो किस तरह से जीते हैं, उनका कल्चर क्या है, ये सारी चीज़ों में ब्रिटिश रूलर इंटरेस्ट दिखाने लगे। और ये कब की बात है? जब विलियम बेंटिक हमारे इंडिया में आए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक became quite popular in India by introducing new beneficial reforms. लॉर्ड विलियम बेंटिक का बहुत नाम है और बहुत पॉपुलर हो चुके थे इंडिया में, क्योंकि उन्होंने एक नए बेनिफिशियल रिफॉर्म हमारे इंडियन लोगों के लिए निकाले थे। During his time, Indians started getting jobs in company administration. अब कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंडियंस लोग थे, जिन लोगों को कुछ काम नहीं मिल रहा था, जो कारीगर लोग थे, उन लोगों को अभी काम मिल रहा था धीरे धीरे जब विलियम बेंटिक हमारे इंडिया में आए थे। इंडियन वेयर अलाउड टू यूज़ देयर मदर टंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब जो कोर्ट है वहाँ पे इंडियन लोग जो है वो अपनी मदर टंग में बात कर सकते हैं। Raja Ram Mohan Roy and other social reformers were constantly making effort to stop evil practice of sati. अब राजा राम मोहन रॉय जो थे वो हमारे इंडिया के एक रिफॉर्मर थे, जिन्होंने, और उनके अलावा और भी ऐसे बाकी सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने इतने एफर्ट्स डाले ताकि जो ये सती प्रथा होती है ना, वो सती प्रथा क्या होती है, जब कोई भी एक लेडी या कोई भी वुमेन का जो हस्बैंड है वो मर जाता है तो उसको भी साथ साथ में जला दिया जाता है या उसको भी मार दिया जाता है। तो ये एक तरीके की इविल प्रैक्टिस होती है। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे, जब उनका जन्म हुआ तब से उनकी भी एक स्टोरी है कि उन्होंने भी अपनी जो सिस्टर इन लॉ है या उनके भाई की वाइफ जो है उनको भी इसी तरह से गुजरते हुए देखा था। तब से उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एफ़र्ट्स डालेंगे ताकि इस तरीके की जो प्रथा है हमारे इंडिया में अब नहीं हो। उनके साथ साथ और भी कई सारे सोशल रिफॉर्मर ये चीज़ में जुड़ गए थे ताकि सती जैसी प्रथा को ख़त्म कर दिया जाए। बेंटिक एग्रीड टू दिस एफर्ट्स एंड पास्ड अ लॉ इन 1829 टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उन्होंने भी इस चीज़ से एग्री किया कि ये जो प्रथा है, ये प्रथा को अब आगे फॉलो नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने एक लॉ निकाला 1829 में, एक लॉ निकाला ताकि वो ये जो सती प्रथा है इसको ख़त्म कर सके। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विलियम बेंटिक द इंग्लिश रूलर्स ट्राई टू इरेडिकेट द सोशल इविल एज पर द विल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स। अब विलियम बेंटिक के टाइम पर जो इंग्लिश रूलर थे उन्होंने ट्राई किया कि वो इरेडिकेट कर सके सोशल इविल को एज़ पर विल ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स। नाउ इरेडिकेट का मतलब होता है कि डिस्ट्रॉय कर देना। जो सोशल इविल है, जैसे कि हमारे इंडिया में अंधविश्वास को बहुत ज़्यादा माना जाता था, तो वो जो अंधविश्वास था उसे पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते थे जो इंग्लिश रूलर है वो। द ऑर्थोडॉक्स क्लास विटनेस दिस रिफॉर्म विथ सस्पिशन। और जो हमारे इंडिया के जो लोग थे तो वो हर रिलीजन के अलग अलग लोग हमारे इंडिया में रहते थे। तो ऑर्थोडॉक्स क्लास के जो लोग होते हैं वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानते हैं और उसके ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो फॉलो करना जानते हैं। तो इस तरीके के जो लोग थे उन्हें ये लगा कि ये जो रिफॉर्मर है ये हम लोगों को
या सस्पिशियस है। सस्पिशियस का मतलब मैंने अभी बताया कि क्या होता है। नाउ सस्पिशन इज़ अ फीलिंग दैट समबडी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, दैट इज़ ओनली नोन एज अ सस्पिशन। मतलब जैसे हम लोगों को ऐसा फील होता है कि किसी ने हमारे साथ या तो गलत किया या कोई हमारे साथ गलत कर रहा है। The company had passed a resolution to spend 1 lakh rupee every year on education, but it was not implemented. जो कंपनी थी उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि वो हर साल 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए स्पेंड करेगी। ये रेजोल्यूशन तो पास हो चुका था लेकिन लागू नहीं हो पाया था। फाइनली एन एजुकेशन कमिटी वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेंटिक। अब विलियम बेंटिक के टाइम पे ही एक एजुकेशन कमेटी फॉर्म हुई थी। इन ईयर 1834 लॉर्ड मैकुले थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अब 1834 में लॉर्ड मैकुले जो थे उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। However, the educational method advocated by Macaulay could not benefit the youth. अब जिस तरीके का एजुकेशन मैकुले चाहते थे कि वो इंग्लिश एजुकेशन हमारे इंडिया में लाए, वो उस तरीके का जो मेथड था वो यूथ लोगों के लिए बेनिफिट नहीं लग रहा था। Indians lost the advantages of acquiring the ancient knowledge and skills developed by their ancestors. Now, इंडियन के जो लोग थे, जो इंडिया के जो लोग थे, उनके जो पूर्वजों ने उन्हें नॉलेज दी थी, जो एडवांटेजेस था उनके पास, जो उनको स्किल आती थी, वो सारी क्या हो गई, एक तरीके से पूरी तरह से ख़त्म हो गई, पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी। The method of British education system was opposed by a number of intellectuals, and Mahatma Gandhi called it as to give million a knowledge of English is to enslave them, that by receiving English education we have enslaved the nation. अब बहुत सारे लोगों ने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को अपोज किया। नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल जितने भी हमारे इंडिया में लोग थे तो उनका ऐसा मानना था। इवन महात्मा गांधी ऐसा कहते थे कि अगर लाखों लोगों को इंग्लिश एजुकेशन मिलेगा तो वो एक तरीके से ब्रिटिशर्स के गुलाम हो जाएंगे, और अगर रिसीव करते हैं इंग्लिश एजुकेशन हमारे इंडिया में तो हमारा जो ये नेशन है वो एक तरीके से गुलाम नेशन कहलाएगा। लेटर 3 यूनिवर्सिटीज़ वेर एस्टैब्लिश इन 1857। उसके बाद में 3 यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई। 1857 की बात है। सबसे पहले एक मुंबई में बनाई गई थी, फिर एक कोलकाता में और एक चेन्नई में। ये 3 जगहों पर यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया था, और ये कब की बात है, 1857 सेंचुरी में। द ब्रिटिशर्स कुड गेट एजुकेटेड वर्कफोर्स ड्यू टू इंट्रोड्यूस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। अब बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा था ताकि, क्योंकि वो एक एजुकेटेड हो गए थे, और किसके वजह से, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कराया था मैक्यूले ने। इसके वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों को एजुकेटेड वर्कफोर्स मिल रही थी। Alongside it also developed nationalistic thinking among the educated Indians। उसी के साथ साथ जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने अब उनके नेशन के बारे में, उनके नेशन के हित के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। Many machines were invented to facilitate the industries, transport and communication। अब बहुत सारी नई नई मशीन्स को इन्वेंट किया था ताकि फैसिलिटीज़ मिल सके इंडस्ट्रीज़ को, ट्रांसपोर्टेशन को भी फैसिलिटीज़ मिल सके और कम्युनिकेशन को भी फैसिलिटीज़ मिल सके। इसीलिए नई नई मशीनों को तैयार किया गया था। कंसिडरिंग द कन्वीनियंस इन रनिंग administration and strategic importance for military, the Britishers introduced the railways in India। अब ये ध्यान में रखते हुए कि कामकाज जो है उसमें आसानी होगी और मिलिट्री को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा,
तो ये सोचते हुए ब्रिटिशर्स ने रेलवे लाइन हमारे इंडिया में शुरू की। नाउ जो फर्स्ट रेलवे थी हमारे इंडिया में वो स्टार्ट हुई थी मुंबई से थाने तक की, और ये कब की बात है, 1853 सेंचुरी की। ओके, इन दिस पिक्चर ये जो आप ट्रेन देख रहे हो ये फर्स्ट रेलवे लाइन की वो ट्रेन है जो शुरू हुई थी हमारे इंडिया में। मुंबई से थाने तक की ये ट्रेन थी, 1857 सेंचुरी में जो बनी थी वो। सी दिस। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हमारे इंडिया में जो थी, सबसे पहले जो 3 यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की गई थी वो कौन सी जगह पे थी। नाउ द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास established in 1857 is one of the 3 oldest modern state universities in India, the other being the University of Calcutta and University of Mumbai. Now see this. This is the University of Madras. It is established in 1857. It is in Chennai. Can you see how beautiful it is? And second one, the University of Mumbai, it is also established in 1857 and it is in Mumbai. See. And last one is University of Calcutta. It is in Kolkata, 1857. Establishment date is 1857 century. Okay, so these are the 3 universities established in 1857 century. In order to maintain an effective control on the country and to exchange messages with the neighboring territories, modern methods of post and telegraph were introduced in India in 1854 century. एक अच्छी तरह से कंट्री को चलाया जा सके, उसे एक अच्छी तरह से मेंटेन किया जा सके, और साथ ही साथ आस पड़ोस के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ तक मैसेज पहुँचाया जा सके, उसके लिए ब्रिटिशर्स ने नए नए मॉडर्न मेथड्स निकाले, ताकि किस चीज़ के, पोस्ट के और टेलीग्राफ के, और वो इंट्रोड्यूस किए गए हमारे इंडिया में 1854 सेंचुरी में। प्रिंटिंग प्रेस एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर ग्रू अलॉन्गसाइड। प्रिंटिंग प्रेस भी आ चुकी थी तब तक, और न्यूज़पेपर भी बंटने शुरू हो गए थे। These reforms were actually for the convenience of the British rule in India, but it turned out to be a blessing in disguise for the growth of nationalism in India. अब ये जो नए नए बदलाव आ रहे थे इंडिया में, ये ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से अपने फ़ायदे के लिए किए थे, लेकिन ये हमारे इंडिया के लिए एक तरीके से ब्लेसिंग हो गई थी, जो इंडिया की जो नेशनलिज्म की ग्रोथ हो रही थी उसके लिए। द क्लास दैट एक्वायर्ड द इंग्लिश एजुकेशन spearheaded the social reforms and nationalism in India, since they were more familiar with the contemporary development in the world around. वो क्लास जो हमारे इंडिया में जो अच्छे से इंग्लिश जानते थे, जिनको इंग्लिश एजुकेशन पूरा था, उन्होंने क्या किया, जो सामाजिक रिफॉर्मर्स जो होते हैं और जो राष्ट्रपति की जो भावना थी हमारे इंडिया के लोगों में, उनको और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया, क्योंकि पूरे दुनिया में जिस तरह से डेवलप हो रहे थे, डेवलपमेंट जिस तरह से पूरी दुनिया में हो रहा था, उससे वो लोग वाकिफ़ थे। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रता की जो भावना है उनको और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया। द पोस्ट एंड टेलीग्राफ ब्रॉड पीपल क्लोज़र। अब जो पोस्ट जो ब्रिटिशर्स ने लाया था हमारे इंडिया में, पोस्ट और टेलीग्राफ का जो सिस्टम लाया था, उनसे हमारे इंडिया के लोग जो है उनको बहुत फ़ायदा मिला, और वो एक दूसरे के और भी ज़्यादा क्लोज़ आने लग गए थे। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर। मैं वापस से एक रिकैप कर रही हूँ, मैं पूरे डिटेल में वापस नहीं बताऊंगी, एक थोड़े थोड़े जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को वापस से बता देती हूँ कि ये चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। ये चैप्टर शुरू होता है एक कन्वर्सेशन के तौर पे जो मदर और डॉटर का हो रहा होता है।
जो मदर होती है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और उसके पास में ही उनकी जो बच्ची होती है पूर्वा, वो बैठी हुई होती है। तब उनकी जो मॉम है वो ज़ोर से चिल्ला के पड़ती है कि रिवॉल्यूशन हुआ है लिबिया में। तो जो पूर्वा और लड़की होती है वो पूछती है कि ये रिवॉल्ट का मतलब क्या होता है। तो रिवॉल्ट का मतलब बताते हुए वो ये चैप्टर हमारा शुरू होता है कि रिवॉल्ट क्यों होता है, ये सारी चीज़ से। अभी हमारे इंडिया में भी रिवॉल्ट हुआ था 1857 में ना। ये इंडिया में हमारा रिवॉल्ट क्यों हुआ था, किस बेसिस पे हुआ था? ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए तो थे सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए? ट्रेडिंग के लिए। लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया। अब जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे उन्हें लगा कि ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे इंडिया में आए हैं ट्रेडिंग के तौर पे, लेकिन अब रूल कर रहा है। और अब वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उनकी जो रिलीजन है, वो जो जिस धर्म को मानते हैं उनको वो नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया जो पहले के टाइम पे इंडिया बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस था, बहुत ज़्यादा पैसा था। 18th सेंचुरी में लोग यहाँ पे आते थे। हमारी इंडिया में जो कमोडिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी, दूसरे देशों के मुकाबले इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे था। ठीक है, ये पैराग्राफ में हम लोगों ने ये देखा कि इंग्लैंड के जो लोग थे वो हमारे इंडिया में आके परचेस करके जाते थे। अब जो पीसेंट की कंडीशन, पीसेंट वो लोग होते हैं जो या तो रेंट के घर पे रहते हैं, या फिर जो किसान हो गए जो अपनी फैमिली को और अपने आसपास जैसे कि वो लोग जानवरों को भी पालते हैं। ऐसे जो लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, लोकल लोग जो होते हैं, उन्हें पीसेंट कहा जाता है। किसान हो गए, व्यापारी हो गए, कारीगर हो गए, इनकी कंडीशन क्या थी और हमारा एग्रीकल्चर क्या था ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पे, ये अभी हम देखेंगे। ब्रिटिशर्स गॉट अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज। अब क्या हुआ था कि जब कंडीशन हमारे पीसेंट की कब से ख़राब होनी शुरू हुई कि ब्रिटिशर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, दीवानी राइट्स करके अपॉर्चुनिटी थी, जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करती थी, टैक्स मांगती थी। और उन्होंने शुरू किया था ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। अब क्या हुआ कि ये जो इन्होंने राइट, जो दीवानी राइट पे जो लैंड रेवेन्यू का टैक्स ये लोग ले रहे थे, तो जो जिनका लैंड था, जो बड़े लोग थे, उन लोगों को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन ये ज़्यादा नुकसान हो रहा था जो कारीगर लोग होते हैं, उन लोगों को ये ज़्यादा नुकसान कर रहा था। क्योंकि एक तो उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। सपोज़ करो अगर एक किसान है, वो खुद की खेती कर रहा है, तो उनसे उन लोग लैंड रेवेन्यू टैक्स पेमेंट हर बार उनको करना पड़ता था। अगर वो टैक्स पेमेंट नहीं करते थे तो वो अपने ज़मीन भी बेच देते थे। अगर ज़मीन बेच दी तो वो रेंट पे भी पैसे लेके उनको टैक्स पे करते थे। तो इस तरह से कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इवन जो कारीगर लोग होते हैं वो अपनी खुद की ज्वेलरी को बेच के रेवेन्यू पे करते थे, टैक्स पे करते थे। तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी हमारे पीसेंट की ब्रिटिशर्स रूल के टाइम पे। तब हमारे इंडिया में आए लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, एक परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया, जिसमें जो जिसकी लैंड है उसकी एक एनुअल पेमेंट उसको पे करनी पड़ेगी और उसको टैक्स लेना पड़ेगा। इस तरीके की जो परमानेंट सेटलमेंट थी, उसमें भी जो पीसेंट लोग थे उन लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। वो तब भी कड़ी धूप में मेहनत करते थे और लैंड पे क्रॉप कल्टीवेट करते थे। वो हर जगह से एक्सप्लॉइट हो रहे थे, उनको कोई भी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तो ये फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने ये चीज़ देखी है। नाउ इफ़ेक्ट्स ऑन सोशल लाइफ। अब सोशल लाइफ पे किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहा था इस चीज़ का, वो देखेंगे। वॉरेन हेस्टिंग, द पर्सन हु वॉज गिवन द जॉब ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू, वॉज नोन एज अ कलेक्टर। अब जो वॉरेन हेस्टिंग जो थे, उनको ये जॉब मिला था कि वो कलेक्ट करेंगे लैंड रेवेन्यू। इसीलिए उन्हें कलेक्टर कहा जाता था। वो एज अ जज भी बहुत सारी जगहों पे काम करते थे। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रॉय अवर एंशिएंट सिस्टम ऑफ सेल्फ रूल। अब ये जो ब्रिटिश का सिस्टम आ रहा था हमारे इंडिया में, ये हमारे जो पूर्वज लोगों का जो सिस्टम था, जो एंशिएंट सिस्टम था, जो सेल्फ रूल करने का था, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। इन एंशियंट टाइम एवरी विलेज वॉज लाइक अ स्मॉल रिपब्लिक। अब हर एक छोटा सा गांव भी एक स्मॉल रिपब्लिक के तौर पे था।
ग्राम पंचायत हैंडल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटायर विलेज। ग्राम पंचायत जो होते थे वो पूरे विलेज को उसका एडमिनिस्ट्रेशन पूरा संभालते थे, काम काज जो होता था वो पूरा ग्राम पंचायत ही संभालता था। दिस पंचायत वेयर लाइक अ बैकबोन ऑफ द सेल्फ रूल इन अवर इंडिया। अब ये जो ग्राम पंचायत था वो एक तरीके से बैकबोन था सेल्फ रूल का हमारे इंडिया में। दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ रूल स्टूड देयर ग्राउंड इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉरेनर इन्वेंशन एंड सुल्तान पीरियड बट वेयर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। अब ये जो इंस्टीट्यूशन था सेल्फ रूल का, ये तब भी जाहिर था, तब मतलब तब भी लग रहा था तब जब फॉरेनर्स ने हमारे जस्ट इंडिया में आना शुरू किया था। सुल्तानत पीरियड के टाइम पर भी ये बरकरार था, लेकिन जिस तरह से जो अलग अलग पॉलिसीज़ आ रही थी, एनेक्सेशन पॉलिसी हो गई और भी काफ़ी अलग बहुत सारी पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स ने लाई थी इंडिया में, उन पॉलिसीज़ के वजह से ये सेल्फ रूल का जो था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। द पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स बाय द कंपनी मेड पीपल इनसिक्योर एंड सस्पिशियस। अब ये जो पॉलिसी थी सोशल रिफॉर्म की जो नहीं आई थी कंपनी के द्वारा, ये लोगों के मन में एक डर पैदा कर रही थी और लोग बहुत ही चिंता में पड़ गए थे कि अब हम लोग इस चीज़ से कैसे निपटेंगे। दे फेल्ट दैट गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी एंड डिस्ट्रॉय द इंडियन कल्चर एंड रिलीजन फॉर एवर। अब उनको इंडिया के लोगों को ये लगने लगा था कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो कंपनी है, ये क्या कर रही है, उन लोगों को क्रिश्चियनिटी में बदल देगी और उनका जो इंडिया का जो कल्चर है, उनका रिलीजन, उनका जो धर्म है वो ख़त्म कर देगी। पीपल बिलीव दैट इंडियन सोशल सिस्टम वॉज डिलाइबरेटली अंडरमाइंड इन रेलवेज एंड मिलिट्री। रेलवे और मिलिट्री के चक्कर में इंडिया का जो सोशल सिस्टम वह पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। एन ऑर्डर वॉज पास्ड इन आगरा दैट एवरी इंडियन हैड टू सल्यूट द ब्रिटिश। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी, उसी के बीच में आगरा से एक ऑर्डर पास किया गया कि जितने भी इंडियन लोग हैं उन लोगों को ब्रिटिशर्स को सल्यूट करना पड़ेगा। अगर इफ़ it was not done, it was considered as a crime and it was and was liable for the punishment। अगर ऐसा नहीं किया किसी ने भी तो उसे क्राइम के तौर पे देखा जाएगा और उसको इस चीज़ के लिए पनिशमेंट भी मिलेगी। एज अ रिजल्ट देयर वाज अ वाइड स्प्रेड सेंटिमेंट ऑफ एंगर एंड हेट्रेड फॉर द ब्रिटिश अमॉन्ग द इंडियंस। अब उसका नतीजा ये निकल के आया कि जब कोई भी हमारे घर पे आके रूल करना स्टार्ट कर दे तो हमको ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को गुस्सा तो ज़रूर आएगा। तो यही हुआ कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने अपना रूल करना स्टार्ट कर दिया, जबकि घर तो हमारा था और उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो सेंटिमेंट हर्ट होंगे, गुस्सा आएगा, हेट्रेड बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में होने लग गई। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड्स एंड इंडस्ट्रीज़। अब इंडियन की जो ट्रेड और इंडस्ट्रीज थी वो किस तरह से ख़त्म हो चुकी थी। हैंडलूम ऑफ इंडिया सप्लाइड टेक्सटाइल टू मार्केट ऑफ एशिया एंड यूरोप। द ट्रेडर्स फ्रॉम द यूरोपियन कंट्री यूज टू कम टू इंडिया टू परचेस कमोडिटीज़। अब जो हैंडलूम था, जो इंडिया में जो खुद हाथ से बनाई हुई जो चीज़ें होती थी वो मार्केट मतलब एज अ मार्केट में जाती थी एशिया और यूरोप के पास में। लेकिन जैसे कि जो व्यापारी लोग थे यूरोपियन कंट्रीज़ के, वो हमारे इंडिया में आके परचेस करते थे हमारी इंडियन की कमोडिटीज़। द इंडियन मेड जूट, सिल्क, वुलन एंड कॉटन टेक्सटाइल्स वेयर इन हाई डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट। अब इन जो इंडियन कमोडिटीज़ की जो डिमांड थी, जैसे कि ये जूट का कपड़ा हो गया, सिल्क का कपड़ा हो गया, वुलन हो गया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, बाकी सारे ये सारी जो डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। तो सॉफ्ट एंड डेलिकेट मुस्लिन ऑफ ढाका वॉज वर्ल्ड फेमस। अब ये जो सॉफ्ट मुस्लिन का जो कपड़ा होता है वो वर्ल्ड फेमस होने लग गया था। अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल कमोडिटीज सच एज सॉल्ट पेटर्स, शुगर एक्सेट्रा वेयर एक्सपोर्टेड एक्सचेंज ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ बिलियन गोल्ड एंड सिल्वर। अब सोने चांदी के भाव में ये सारी चीज़ें, ये जो हमारी इंडियन कमोडिटीज़ थी वो बिकने लग गई थी पूरे वर्ल्ड में। The whole scenario changed as the British rule was implemented. The flow of the bullions got reserved. In the beginning of Industrial Revolution, the British took 500 crore rupees as per the standard only from Bengal during their rule. Just imagine the wealth the British would have accumulated from the whole country. अब पूरा सिनेरियो जो था, जैसे पहले हमारे इंडिया में जिस तरह से लोग फ्री रहते थे, वो पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका था ब्रिटिश रूल के वजह से। अब जो गोल्ड और सिल्वर के दाम में जो बिक रही थी इंडियन कमोडिटीज़ वो एक तरीके से रिवर्स हो गई। इन बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द ब्रिटिशर्स टुक
जब शुरुआत हुई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, तब ब्रिटिशर्स ने बंगाल से 500 करोड़ रुपीस, जस्ट फॉर आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से 500 करोड़ रुपीस बंगाल से लिए थे। तो आप इमेजिन करो कि कितना पैसा और भी हमारे पूरे देश मतलब पूरी कंट्री से वो लेके गए होंगे, कितना वेल्थ वो लेके गए होंगे। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग टुडे टू टॉक अबाउट द लैक्स एंड करोड़ रुपीस। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द वैल्यू ऑफ 1000 rupees 50 years ago. Why were the coin larger in size in those days? Now ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है। जब अब हम लाख और करोड़ रुपीज़ की जब बात करते हैं तो हमारे लिए इतना सरप्राइजिंग नहीं लगता। लेकिन आप अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको जाके पूछो कि एक सिर्फ 1000 रुपीज़ या 50 ईयर्स अगो, 50 साल पहले की कीमत, 1000 रुपीज़ की कीमत क्या थी, और कॉइन की जो साइज़ होती थी वो मतलब तब के टाइम पे इतनी बड़ी साइज़ क्यों थी। विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, द मनी कलेक्टेड फ्रॉम इंडिया, द बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज इंग्लैंड प्रॉस्पर्ड। अब ये जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होने लगा था हमारे इंडिया में, और एक तरीके से एक तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा था इंडिया में, ब्रिटिशर्स को उससे मदद मिल रही थी, और दूसरी तरफ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे। ये सारी चीज़ों से इंग्लैंड जो था वो फलने फूलने लगा था। देयर माइल्स स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग, उनकी जो माइल्स थी वो भी प्रोग्रेस करना स्टार्ट हो चुकी थी। द क्लोथ मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड वॉज इम्पोर्टेड इन इंडिया विदाउट लेविंग एनी ड्यूटी ऑन इट्स, वेयर एज देयर वर टैक्सेस अप टू 80% ऑन द क्लोथ मैन्युफैक्चर इन इंडिया। अब जो कपड़ा इंग्लैंड से हमारे इंडिया में आता था उसका उनकी कोई ड्यूटी नहीं थी, लेकिन जो कपड़ा हमारे इंडिया से इंग्लैंड जाता था उसके लिए हमको 80% टैक्स भी देना पड़ता था। एज अ रिजल्ट टेक्सटाइल मेड इन इंडिया बिकेम कॉस्टली इंडियन मार्केट। अब उसका रिजल्ट क्या निकल के आया कि इंडिया का कपड़ा जो है वो इंडिया में ही महंगा हो गया। द इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज कुड नॉट विस्टैंड द कॉम्पिटिशन एंड दे कुड नॉट सस्टेन देमसेल्फ। अब क्या हुआ कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बनाई हुई जो चीज़ें होती हैं, कॉटन इंडस्ट्री जो थी वो उनके कंपटीशन नहीं कर पाई थी। मैनी स्किल बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ अवर कंट्री लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ग्लास, पेपर, मिनरल, शिप बिल्डिंग एक्सेट्रा गॉट ruined ड्यू टू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। अब जितनी भी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी, ग्लास की, पेपर, मिनरल, शिप बिल्डिंग, ये सारी चीज़ एक तरीके से पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के वजह से। लैक ऑफ स्किल वर्कर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड। लाखों लोगों को जो काम मिलता था, जो कारीगर थे, जो अपनी स्किल में माहिर थे, वो भी क्या हो चुके थे, अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। ग्रेजुअली द पुअर वर्कर ऑफ रूरल एरिया ऑफ इंडिया बिकेम पुअरर। और क्या हुआ कि जो रूरल एरिया के जो पुअर वर्कर थे, जो गरीब थे ऑलरेडी, वो और भी ज़्यादा गरीब हो चुके थे। Suspicion about the reforms. When William Bentinck came to India, liberal thinking was getting its stronghold in England. अब विलियम बेंटिक जब हमारे इंडिया में आए तो एक इंग्लैंड में एक तरीके की लिबरल थिंकिंग शुरू हो चुकी थी, और वो धीरे धीरे हमारे इंडिया तक भी पहुंच चुकी थी। अब जो ब्रिटिशर्स के जो रूलर्स थे, उन्होंने जो इंडिया के लोग थे उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया बाय इंट्रोड्यूसिंग फ्यू बेनिफिशियल रिफॉर्म। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो पॉपुलर हो चुके थे इंडिया में, क्योंकि उन्होंने नई तरीके की जी रिफॉर्म मतलब इंडिया के लोगों के लिए बेनिफिशियल रिफॉर्म्स कुछ निकाले थे। ड्यूरिंग हिज टाइम इंडिया स्टार्टेड गेटिंग जॉब इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। उनके टाइम की बात है कि इंडियन को जॉब मिलना शुरू हो गई थी। इंडियन वेयर अलाउड टू यूज़ देयर मदर टंग इन कोर्ट ऑफ लॉ। अब कोर्ट में इंडियन लोगों को उनके मदर टंग में ही बात करनी थी। राजा राम मोहन रॉय एंड अदर सोशल रिफॉर्मर वर कॉन्स्टेंटली मेकिंग एफर्ट टू स्टॉप इविल प्रैक्टिस ऑफ सती। ना राजा राम मोहन रॉय जैसे और भी ज़्यादा और सोशल रिफॉर्मर्स जो थे वो यही चाहते थे कि किसी तरह से सती की जो प्रथा है वो ख़त्म कर दी जाए। बेंटिक एग्रीड टू दिस एफर्ट्स एंड पास्ड अ लॉ इन 1829 टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती। नाउ बेंटिक जो थे उन्होंने भी इस चीज़ पे एग्री किया, उन्होंने एक लॉ पास किया 1822, ताकि इस तरह की जो प्रथा हो वो इंडिया में ना हो। ड्यूरिंग दिस टाइम विलियम बेंटिक इंग्लिश रूलर ट्राइड टू eradicate the social evils as per the will of social reforms. Now social reforms के तौर पर जितने भी जो अंधविश्वास है इंडिया में वो सारे के सारे जो है ख़त्म कर दिए जाए। लेकिन ऑर्थोडॉक्स क्लास के जो लोग थे वो इस चीज़ को नहीं मान रहे थे। उनको ऐसा फील हो रहा था कि ये जो ब्रिटिशर्स है उनको क्रिश्चियनिटी में बदलना चाहते हैं।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था. द कंपनी हैड पास्ड अ रिजोल्यूशन टू स्पेंड 1 लाख रुपी एवरी ईयर इन एजुकेशन बट इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड. अब कंपनी ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हर साल 1 लाख रुपए जो होगा वो एजुकेशन में जाएगा, लेकिन ये लागू तो किया गया, लागू नहीं किया गया. लॉ रेजोल्यूशन पास हुआ लेकिन लागू नहीं हुआ था. फाइनली एजुकेशन कमेटी वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेंटी. बेंटी के टाइम पर एजुकेशन कमेटी बन चुकी थी. और 1834 में लॉर्ड मैकुले ने ऐसा सोचा कि इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में लाया जाए. लेकिन उसके बाद में जो वो सोच रहे थे कि किस तरह से मेथड जो एक होता है ना कि एक इंग्लिश एजुकेशन किस तरह से लाया जाए, वो तब के टाइम पे इंडियन के जो यूथ है उनके लिए बेनिफिट नहीं दिख रहा था. इंडियन लॉस द एडवांटेजेस ऑफ एक्वायरिंग द एंशिएंट नॉलेज एंड स्किल डेवलप बाय देयर एंसेस्टर्स. लेकिन जो इंडियन लोगों की जो पूर्वजों ने जो उन लोगों को स्किल बताई हुई थी वो एक तरीके से पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी. The method of British education system was opposed by a number of intellectuals, and Mahatma Gandhi called it as to give millions a knowledge English to enslave them, and that by receiving English education we have enslaved the nation. अब बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का अपोज किया कि अगर लाखों करोड़ों लोगों में अगर इंग्लिश एजुकेशन जाएगा तो एक तरीके से ऐसा होगा कि हम उनके गुलाम बन रहे हैं. और अगर हम एजुकेशन लेते हैं, इंग्लिश एजुकेशन लेते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो नेशन है वो इन लोगों का गुलाम है. लेटर 3 यूनिवर्सिटीज़ वेर एस्टैब्लिश्ड इन 1857. मैंने यहाँ पे 3 पिक्चर्स बताए कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश की गई थी. एक थी मुंबई में, कोलकाता एंड चेन्नई में. ये 3 यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश की थी 1857 में. द ब्रिटिशर्स कुड गेट एजुकेटेड वर्कफोर्स ड्यू टू इंट्रोड्यूस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. अब ब्रिटिशर्स को पढ़े लिखे लोग मिल रहे थे और वर्कफोर्स मिल रही थी क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था. अलॉन्ग साइड इट ऑल्सो डेवलप नेशनलिस्टिक थिंकिंग अमॉन्ग द एजुकेटेड इंडियन. इसके साथ ही साथ जो नेशनल मतलब जो भावना थी इंडिया के प्रति, जो लोगों की भावना थी वो और ज़्यादा मजबूत होने लगी क्योंकि इस इंडियन लोग जो थे वो अब एजुकेटेड हो चुके थे. मैनी मशीन्स वेयर इन्वेंटेड टू फैसिलिटेट द इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. बहुत सारी नई नई मशीन्स बनाई ताकि फैसिलिटी मिले इंडस्ट्रीज़ को, ट्रांसपोर्टेशन को और कम्युनिकेशन को. कंसिडरिंग द कन्वीनियंस इन रूलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस फॉर द मिलिट्री, द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस रेलवे इन मुंबई. अब ये मानते हुए कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छी तरह से चल सके, जो काम काज है वो अच्छी तरह से हो सके और मिलिट्री को भी फ़ायदा हो, तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे लाइन जो है वो शुरू की. अब रेलवे जो फर्स्ट इंडियन रेलवे स्टार्ट हुई थी वो बॉम्बे से थाने तक की हुई थी और ये कब की बात है, 1853 सेंचुरी की बात है. In order to maintain an effective control on the country and exchange messages with the neighboring territories, modern method of post and telegraph were introduced in India in 1854 century. अब एक कंट्री पे अच्छी तरह से कंट्रोल रखा जाए और उस चीज़ को मेंटेन किया जाए और साथ ही साथ आसपास के टेरिटरीज़ में, या इसका मतलब होता है आसपास के क्षेत्र में मैसेजेस को पहुंचाया जा सके, इसीलिए मॉडर्न मेथड्स को निकाला. कौन से पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम निकाला जो हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1854 सेंचुरी में. प्रिंटिंग प्रेस एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर ग्रो अलॉन्ग साइड. अब प्रिंटिंग प्रेस भी आ चुकी थी और न्यूज़पेपर भी बंटना शुरू हो चुके थे. दिस रिफॉर्म्स वेयर एक्चुअली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बट इट टर्न आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्ग्वाइज फॉर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. ये जो रिफॉर्मर्स थे वो एक्चुअली खुद के लिए, खुद के फ़ायदे के लिए ब्रिटिशर्स ने किए थे, लेकिन ये एक तरीके से ब्लेसिंग हो गई थी हमारे इंडिया के नेशनलिज्म के ग्रोथ के लिए. द क्लास दैट एक्वायर इंग्लिश एजुकेशन spearheaded the social reforms and nationalism in India since they were more familiar with the contemporary development in world around. अब जो क्लास जो अच्छे से इंग्लिश जानता है, अच्छे से इंग्लिश एजुकेशन को जानता है, उन्होंने सोशल रिफॉर्मर्स जो हमारे इंडिया के थे और नेशनलिज्म जो हमारे इंडिया के जो दिग्गज लोग थे उनका साथ देना शुरू कर दिया, उनके साथ में आ गए, उन चीज़ों को, नेशनलिज्म को बढ़ावा देना शुरू कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ की
डेवलपमेंट हो रही है। द पोस्ट एंड टेलीग्राफ ब्रॉट पीपल क्लोजर। अब जो ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए पोस्ट और टेलीग्राफ निकाले थे, वो हमारे इंडियन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि पोस्ट और टेलीग्राफ के वजह से जो लोग थे वो और भी ज़्यादा करीब आने लग गए थे। आई होप यू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस चैप्टर।